तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पेजेंट्स एंड फार्मर। और यह है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इस चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 का नाम है इंडियन फार्मर्स एंड द ओपियम प्रोडक्शन। तो देखिए, अब हम इंडिया में आ गए हैं और अब हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमने ब्रिटेन के बारे में और अमेरिका के बारे में पढ़ा और देखा कि वहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन हम इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं ओपियम के बारे में, कि आखिर ओपियम प्रोडक्शन किस तरीके से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसकी आखिर ब्रिटिश लोगों की ज़रूरत क्यों थी। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली लिखा गया कि अब हम इंडिया की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा था जब लेट 18 और अर्ली 19 सेंचुरी में, जब इंग्लैंड और अमेरिका में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी। यानी कि जिस समय में हमने देखा कि अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रहे थे, उस समय में इंडिया में क्या हो रहा था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसके बाद इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश थे उनका जो कंट्रोल था वो काफ़ी बढ़ गया और काफ़ी मजबूत हो गया। और कॉलोनियल रूल के दौरान जो देहाती इलाके थे उनका जो शेप था या फिर उनका जो समाज था वो बहुत एक तरीके से चेंज हो गया था। मैं समाज की नहीं बात कर रहा, समाज इकोनॉमी हम एक तरीके से कह सकते हैं, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई थी। और जो ब्रिटिश थे उनको एक तरीके से जो लैंड रेवेन्यू था वो दिखता था कि ये सबसे अच्छा सोर्स है और सबसे मजबूत सोर्स है सरकार के इनकम का। और सरकार का रिसोर्सेज बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए गए ताकि एक रेगुलर सिस्टम बन सके लैंड रेवेन्यू का। यानी लोग लगातार टैक्स चुकाए, हर साल चुकाए, हर सीजन में चुकाए। इस तरीके के कोशिशें की जा रही थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसके साथ उनकी कोशिश ये भी थी कि रेवेन्यू रेट्स को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कल्टीवेशन के अंदर लाया जाए। और जैसे जैसे जो कल्टीवेशन बढ़ता गया वैसे वैसे जो फॉरेस्ट और पास्चर्स थे वो धीरे धीरे कम होते गए, यानी चारागाह कम होते गए और जंगल कम होते गए। तो इस वजह से चारागाह और जंगल के कम होने की वजह से जो पेजेंट्स थे या फिर जो पेस्टोरलिस्ट थे उनके लिए बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इन चीज़ों को आप पढ़ चुके होंगे पीछे के चैप्टर्स में। तो देखिए, ये जो लोग थे पेस्टोरलिस्ट थे वो एक तरीके से डिपेंडेंट होते थे जंगलों के ऊपर अपने कुछ साधन जुटाने के लिए, जलावन की लकड़ी के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए। और गांव के लोग भी इसी तरीके की चीज़ों के लिए जंगलों के ऊपर ही डिपेंड होते थे। लेकिन सरकार का जब कंट्रोल बढ़ा तो इन चीज़ों पर जाने से किसानों को या फिर जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको रोक दिया गया। और इस चीज़ ने उनके लाइफ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और इन चीज़ों का मेन रीज़न था जो सरकार थी उसका करने का, कि वो अपना रिवेन्यू को बढ़ाना चाहता था और सभी चीज़ों पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल रखना चाहता था। तो देखिए, कॉलोनियल पीरियड में, यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो देहाती इलाके जो थे गांव के इंडिया के, वो एक तरीके से बहुत तरह के क्रॉप्स उगाते थे वर्ल्ड मार्केट के लिए। यानी अगर आप पहले देखें तो जो किसान थे वो अपने कंजम्पशन के लिए या फिर लोकल मार्केट के लिए खेती किया करते थे, जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, उस समय जो किसान थे वो ऐसे प्रोडक्ट उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था जो कि जाकर इंडिया के बाहर किसी और देश में बिकता था, या तो यूरोप में या फिर किसी और देश में। और अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिगो और ओपियम यानी नील और अफीम, ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे जिसको वर्ल्ड मार्केट के लिए उगाया जाता था। और इस सेंचुरी के ख़त्म होते तक, यानी 19th सेंचुरी के ख़त्म होते तक, जो किसान थे वो शुगर केन, कॉटन, जूट, वीट और दूसरे तरह के भी क्रॉप्स उगाने लगे थे एक्सपोर्ट के लिए। और इन एक्सपोर्ट से कहने का सिंपली मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट थे ये जाकर यूरोप में बिकते थे और दूसरे जगहों के जो मिल्स थे प्रोडक्शन करने के लिए, वहाँ पर जाकर इनको सप्लाई किया जाता था। तो आखिर जो इंडियन कल्टीवेटर्स थे उन अपनी एंट्री जो थी उनकी मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर ट्रेड होता था एक देश और दूसरे देश के बीच में, उस पर उनका क्या रिएक्शन था या फिर उनके अंदर कैसे बदलाव आया, इस चीज़ को हम एक क्रॉप के ज़रिए देखने वाले हैं और वो है ओपियम। यानी ओपियम को हम एग्जाम्पल लेकर देखने वाले हैं कि आखिर क्या चेंजेस आया और आखिर क्यों वो ओपियम उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। और क्या जो कॉलोनियल रूल था
उसका एक तरीके से मतलब था पेजेंट्स के लिए। मेरा मतलब है कि पेजेंट्स के लिए कॉलोनियल रूल से क्या इफेक्ट पड़ा, और जो मार्केट थे कॉलोनीज़ में, चाहे इंडिया में या फिर कहीं और कॉलोनीज थे, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता था, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें टॉपिक नंबर 3.1 अ टेस्ट ऑफ टी द ट्रेड विथ चाइना। तो देखिए अब यहाँ पर मेन जो चीज़ है टी, इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जो ब्रिटिश थी या फिर जो यूरोप था, वहाँ पर टी एक तरीके से बहुत ही फेमस हो चुका था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो चाइना से टी खरीद कर और जाकर यूरोप में बेचते थे या फिर ब्रिटेन में जाकर बेचते थे। और इस चीज़ को खरीदने के लिए, यानी टी को खरीदने के लिए उन्हें सोने में पेमेंट करना पड़ता था या फिर सिल्वर में पेमेंट करना पड़ता था, और ब्रिटिशर्स ये चीज़ चाहते नहीं थे। तो इस चीज़ के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में अफीम उगाना शुरू किया, ओपियम उगाना शुरू किया, और उसको ले जाकर वो चाइना में बेच देते थे। और उसके बदले में जो इनकम होती थी, यानी ओपियम से जो इनकम होती थी, उससे टी खरीद कर वो जाकर बेच देते थे यूरोप में या फिर ब्रिटेन में। तो इस तरीके से वो ट्रेड करते थे, और इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ओपियम प्रोडक्शन जो है इंडिया में, उसका एक तरीके से इतिहास रिलेटेड है ब्रिटिश ट्रेड विथ चाइना से, यानी ब्रिटेन का ट्रेड हो रहा था चाइना से, उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन? इंडिया। लेट 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो टी को खरीदती थी और सिल्क खरीदती थी चाइना से, ताकि वो इंग्लैंड में और यूरोप के दूसरे पार्ट्स में बेच सके। और जैसे जैसे जो टी था वो एक फेमस हो गया, बहुत ही फेमस हो गया इंग्लैंड में एक इंग्लिश ड्रिंक के रूप में, तो जो टी का ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और 1785 में करीब 15 मिलियन पाउंड के टी जो थे उसको इंपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में, और आगे चलकर 1830 में ये जो फिगर था ये बढ़कर 30 मिलियन पाउंड हो चुका था। और एक तरीके से बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि जो प्रॉफिट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो मेनली आता था टी ट्रेड से, यानी कि टी के ट्रेड की वजह से उसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा था तो उसके बहुत ही अच्छा उसके लिए चल रहा था। नहीं, उसको एक तरीके की प्रॉब्लम लग रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और ब्रिटेन के सरकार को भी। और वो क्या थी? और वो ये थी कि जो इंग्लैंड था उस समय में कुछ ऐसा नहीं बनाता था जो कि वो जाकर चाइना में बेच सके। नहीं, चाइना में वो कुछ नहीं बेचता था, बल्कि वो चाइना से सामान खरीदने के लिए, यानी टी को खरीदने के लिए और सिल्क को खरीदने के लिए सिल्वर या फिर गोल्ड में पेमेंट किया करता था। और इसके साथ ही जो वहाँ के रूलर थे, कन्फ्यूशियन रूलर चाइना के मंचूज, वो एक तरीके से सभी फॉरेन मर्चेंट्स जो थे उनके ऊपर एक तरीके से शक किया करते थे। उनको लगता था कि ये जो फॉरेन मर्चेंट्स हैं या फिर फॉरेन ट्रेडर्स हैं, वो उनके लोकल सोसाइटी में या फिर लोकल जो अथॉरिटी है उसको एक तरीके से ख़राब करेंगे या फिर लोकल पॉलिटिक्स में कुछ छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए जो फॉरेन गुड्स थे, यानी जो विदेश के सामान थे, उसको खरीदने से वहाँ के रूलर्स ने एक तरीके से रोक दिया था। तो बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में जो वेस्टर्न मर्चेंट्स हैं, यानी जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं या फिर यूरोप के मर्चेंट्स हैं, वो टी के ट्रेड को कैसे फाइनेंस करें। फाइनेंस करने का मतलब यह है कि देखिए, आप कहीं से जा रहे हैं और सिर्फ पैसे देकर खरीद के आ जा रहे हैं, तो आपका क्या लॉस हो रहा है? आपके पास पैसे का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं, तो वहाँ पर आपका कुछ लॉस नहीं होता है, एक ट्रेड बैलेंस बना रहता है। तो ये ट्रेड बैलेंस ब्रिटेन और चाइना के बीच में नहीं था। ये ट्रेड बैलेंस ब्रिटेन और चाइना के बीच में नहीं था, और इसी ट्रेड को बैलेंस करने की कोशिश जो ब्रिटेन वाले थे वो कर रहे थे। और वहाँ से वो सिर्फ टी खरीद सकते थे या तो सिल्वर कॉइन या फिर बुलियन में पे करके। तो इसका ये मतलब था कि जो इंग्लैंड है वहाँ से एक तरीके की जो ट्रेजर है यानी खजाना है उसका वो ख़त्म हो रहा है और वो लूज़ हो रहा है। और इस वजह से ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई, और जो ऑफिशियल्स थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और वहाँ के लोगों का मानना था ये कि अगर हम ट्रेजर को लूज़ करेंगे तो नेशन, देश या फिर देश का जो पैसा है वो एक तरीके से कम होगा। तो इस वजह से जो मर्चेंट्स थे उन्होंने एक तरीके से दिमाग लगाया कि आखिर किस तरीके से सिल्वर का लॉस या फिर गोल्ड का लॉस हम एक तरीके से रोक सकते हैं। तो इस चीज़ लिए उन्होंने बहुत सारे कम्युनिटीज़ खोजे और बहुत सर्च किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे कि हम जाकर चाइना में बेच सकते हैं, कुछ ऐसा जिसको कि चाइनीज़ को खरीदने के लिए परसुएड किया जा सके। इस चीज़ की खोज में वो लग गए, और इस चीज़ को खोजने के बाद उन्हें ओपियम रिजल्ट के रूप में मिला। यानी कि ओपियम एक ऐसा प्रोडक्ट था
जिसको वो चाइना में जाकर बेच सकते थे। तो देखिए ओपियम ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश लोगों ने जाकर वहाँ इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश लोगों के जाने से पहले जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने वहाँ पर पहले ही ओपियम पहुँचा दिया था और लोगों को वहाँ पर ओपियम की जानकारी हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर ओपियम जो था उसको मेनली यूज़ किया जाता था मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए, और बहुत ही छोटी क्वांटिटी में उसको यूज़ किया जाता था अलग अलग तरह की मेडिसिन के लिए। और जो चाइनीज़ थे और चाइनीज़ रूलर्स जो थे उनको पता था कि अगर ओपियम एडिक्शन लोगों में फैल गया तो उसके क्या डेंजर्स हैं। और जो इम्परर थे उन्होंने एक तरीके से फोरबिड करके रखा था ओपियम के प्रोडक्शन को और उसके सेल को, सिवाय कि उसको मेडिसिनल पर्पस में यूज़ किया जा सकता है। यानी आप मेडिकल पर्पस के अलावा ओपियम को चाइना में उस समय यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो वेस्टर्न मर्चेंट्स थे मिड 18th सेंचुरी में, उन्होंने एक तरीके का इलीगल ट्रेड शुरू किया ओपियम में, और चाइना के बहुत सारे पोर्ट्स पर ओपियम को पहुंचाया जाता था और लोकल जो एजेंट्स होते थे वो उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया करते थे। और 1820s आते आते तक करीब 10,000 क्रेट्स चाइना में स्मगल किया जाता था, और 15 साल बाद करीब 35,000 क्रेट्स जो था उसको हर साल चाइना में पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से ओपियम का ट्रेड होने लगा चाइना में। और जब इंग्लिश जो थे वो कल्टीवेट कर रहे थे, मेरा मतलब है कि जो इंग्लैंड है वहाँ पर लोगों में जो टी का टेस्ट है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। उसी समय जो चाइनीज़ थे वो एक तरीके से ओपियम से एडिक्ट हो चुके थे, यानी उसको ओपियम की लत लग चुकी थी। और सभी क्लास के लोग जो थे वो ओपियम लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि हायर क्लास लेते थे या फिर लोअर क्लास लेते थे, सभी लोग लेते थे। जैसे शॉपकीपर्स हो गए, पेडलर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, आर्मी के लोग हो गए, या फिर एरिस्टोक्रेट पॉपर्स हो गए, ये सभी लोग जो थे ये ओपियम के एडिक्ट हो चुके थे। एक स्पेशल कमिश्नर थे कैंटन में 1839 में, ली जेजू, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि करीब 4 मिलियन जो लोग थे वो ओपियम से एडिक्टेड थे। और इसके बाद एक ब्रिटिश डॉक्टर थे कैंटन में, उन्होंने इस संख्या को बताया था कि नहीं 4 मिलियन नहीं 12 मिलियन इसकी संख्या है। और जैसे जैसे जो चाइना थी एक ऐसी कंट्री बन गई जो कि ओपियम से एडिक्ट है, जो ब्रिटिश ट्रेड था वो काफ़ी फ्लरिश होने लगा चाइना के साथ। और जो प्रॉफिट होता था ओपियम को बेचने से, उससे टी को परचेज किया जाता था चाइना में, ताकि इंग्लैंड में उसकी ज़रूरत पूरी की जा सके। तो इसके बाद है टॉपिक, देखिए टॉपिक नंबर 3.2, वेयर डिड ओपियम कम फ्रॉम। तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।